तो शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा सामान्य लगे, लेकिन सच कहूं तो इसके पीछे की जो ज़मीनी हकीकत है ना, वो बहुत ही बेचैन करने वाली है। हाँ, आंकड़े अक्सर पूरी कहानी नहीं बताते। बिल्कुल, मतलब भारत में आज की तारीख में अनाथालयों में लगभग 10 से 20 लाख बच्चे हैं। 10 से 20 लाख? ये तो किसी छोटे देश की पूरी आबादी के बराबर है ना? इतनी बड़ी संख्या है। लेकिन अगर हम इस बात पर गौर करें कि हर साल पूरे देश में कितने बच्चों को कानूनी रूप से गोद लिया जाता है, मतलब अडॉप्ट किया जाता है, तो पता है ये संख्या कितनी है? मुझे लगता है ये नंबर काफी कम होगा। बहुत कम। ये सिर्फ 4500 के आसपास सिमट कर रह जाती है। अरे बाप रे, सिर्फ 4500? हाँ, एक तरफ लाखों बच्चे हैं जिन्हें एक परिवार की जरूरत है, और दूसरी तरफ ऐसे हजारों लोग हैं जो एक बच्चा चाहते हैं। फिर भी ये खाई इतनी विशाल क्यों है? तो चलिए आज इस पूरी जटिलता को थोड़ा डीकोड करते हैं। बिल्कुल, और ये आंकड़ा ना, ये व्यवस्था की एक बहुत बड़ी विफलता की ओर इशारा करता है। ये महज सप्लाई और डिमांड का मुद्दा नहीं है। सही बात है। ये उस पूरी मशीनरी का फेलियर है यार, जो इन दोनों छोरों को मिलाने के लिए बनाई गई थी। और इसी मशीनरी, इसी सिस्टम को समझने के लिए हमारी आज की इस गहन चर्चा का मिशन डिजिटली सक्सेस नाम के एक YouTube चैनल के एक वीडियो सोर्स का गहराई से विश्लेषण करना है। अच्छा, वो आशीष गुप्ता वाला वीडियो? हाँ बिल्कुल वही। ये आशीष नाम के एक सिंगल फादर की कहानी है जिन्होंने 13 साल के एक बच्चे को गोद लिया है, जिसका नाम आरव है। हाँ, मैंने भी वो देखा है। और मैं बताऊं, जब मैंने इस सोर्स को पढ़ना और समझना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये महज एक भावुक कहानी होगी। वो तो अक्सर ऐसे मामलों में लगता ही है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक पिता और बेटे के मिलने की दास्तान नहीं है। ये भारत में अडॉप्शन के सिस्टम, मतलब कारा की नौकरशाही, इमीडिएट प्लेसमेंट की ज़मीनी हकीकत और एक बच्चे को शारीरिक व मानसिक रूप से फिर से संवारने की एक तरह से मास्टर क्लास है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इस पूरी कहानी में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू उभर कर आता है ना, वो ये नहीं है कि अंतिम परिणाम क्या निकला, तो फिर क्या है, बल्कि ये है कि कैसे और क्यों एक इंसान उस पूरे सिस्टम से लड़ता है, जिसे पार करना सच कहूं तो किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। सच में ये कहानी दिखाती है कि जब कागजी नियमों का सामना मानवीय भावनाओं से होता है तो संघर्ष कितना गहरा हो जाता है। तो चलिए अनाथ बच्चों की उस भारी संख्या से सीधे उस सिस्टम की ओर बढ़ते हैं जो उन्हें माता पिता से मिलाता है, या सच कहूं तो रोक कर रखता है। बिल्कुल, वो कारा वाला सिस्टम। हाँ, इसके लिए ना मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगी। ये ऐसा है जैसे आप किसी ऐसे थीम पार्क में जाना चाहते हैं जहां करोड़ों लोग बाहर खड़े हैं। हाँ, और अंदर जाने के लिए बेताब हैं। बिल्कुल, लेकिन टिकट काउंटर पर इतनी जटिल शर्तें हैं, इतने नियम हैं कि लोग लाइन में ही बूढ़े बजाते हैं। ये काफी सटीक एनालॉजी है ना? सोर्स में आशीष बताते हैं कि कैसे 2013 में जब उन्होंने अडॉप्शन के बारे में पहली बार सोचा था तो ये काफी हद तक एक स्टेट लेवल का प्रोसेस था। हाँ, उस समय चीजें अलग थीं। एक आवेदक बस ऑनलाइन फॉर्म भरता था, सीधे राज्य के सचिवालय जाता था, अधिकारियों से मिलता था और वो उसे किसी अनाथालय की तरफ भेज देते थे। लेकिन आज की तारीख में ये पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो सेंट्रलाइज्ड हो गया है ना? हाँ, अब कारा यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के तहत एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म है। देखिए, ये जो कारा है, इसके आने के पीछे का तर्क ये था कि प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। अच्छा, मतलब दिल्ली से ऑपरेट होने वाले इस सिंगल फॉर्म सिस्टम का उद्देश्य पूरे भारत के बच्चों और संभावित माता पिता का एक साझा डेटाबेस बनाना था। सिद्धांत रूप में ये एक बेहतरीन कदम लगता है। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में इस केंद्रीकरण ने एक अलग ही तरह की नौकरशाही को जन्म दिया है। जब हम होम स्टडी रिपोर्ट या HSR की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। हाँ, मैंने पढ़ा कि ये बहुत सख्त होता है। बहुत ज्यादा। ये एक आवेदक के पूरे जीवन का ऑडिट है। इसमें न केवल घर का भौतिक मुआयना होता है, बल्कि आय प्रमाण पत्र, पिछले कई सालों के इनकम टैक्स रिटर्न और विस्तृत मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच की जाती है। यहाँ तक कि अडॉप्शन का मोटिवेशन क्या है ये भी चेक होता है। पड़ोसियों से भी फीडबैक लिया जाता है। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ते ये लोग। बिल्कुल नहीं। और कुल खर्च भी लगभग 60 से 70 हजार रुपए आ जाता है। बाप रे। और नियम भी तो देखिए, सोर्स में बताया गया है कि एक सिंगल फादर केवल लड़कों को ही गोद ले सकता है। हाँ, ये एक बड़ा नियम है। जबकि कपल्स या सिंगल महिलाएं लड़कों और लड़कियों दोनों को गोद ले सकती हैं। इसके अलावा अडॉप्ट करने वाले व्यक्ति और बच्चे के बीच कम से कम 22 साल का एज गैप होना अनिवार्य है।
देखिए, इन नियमों के पीछे की कार्यप्रणाली को समझना जरूरी है। 22 साल के एज गैप का नियम इसलिए बनाया गया है ताकि वो एक बायोलॉजिकल उम्र के अंतर की नकल कर सके। अच्छा, ताकि वो एक नॉर्मल परिवार जैसा लगे। हाँ, और ये सुनिश्चित हो कि माता पिता के पास बच्चे को पालने के लिए आवश्यक परिपक्वता और आर्थिक स्थिरता हो। समझ गई। जहां तक सिंगल फादर द्वारा केवल लड़कों को गोद लेने के नियम की बात है, तो ये सिस्टम का एक बहुत ही रूखा और सीधा डिफेंस मैकेनिज्म है। समाज में सुरक्षा चिंताओं और संभावित शोषण के मामलों को देखते हुए व्यवस्था ने एक ब्लैंकेट नियम बना दिया है। हाँ, वो तो है। ये भेदभावपूर्ण लग सकता है, लेकिन ये हर संभावित खतरे को रोकने के लिए एक अति सावधानी है। लेकिन इस अति सावधानी का नतीजा क्या है? एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। अगर कोई आवेदक 0 से 2 साल का बच्चा चाहता है, तो उसे पता है कितनी लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ता है? कितनी? पूरे 5 साल की प्रतीक्षा सूची। 5 साल? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब अगर कोई 2025 में फॉर्म भरता है तो उसे 2030 में बच्चा मिलेगा, और वो भी कोई गारंटी नहीं। ये 5 साल का इंतजार ना किसी भी इंसान की उम्मीदों को खत्म करने के लिए काफी है। ये केवल समय का नुकसान नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा है। बिल्कुल। एक व्यक्ति जो आज भावनात्मक और आर्थिक रूप से एक बच्चे की परवरिश के लिए तैयार है, वो 5 साल बाद उसी मानसिक स्थिति में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यही कारण है कि कई लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। सही कहा। और यहीं पर ना बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि जब 5 साल का लंबा इंतजार सामने हो तो एक अकेला इंसान क्या करे? यहीं पर आशीष ने इस सिस्टम को बाईपास करने का फैसला किया। अच्छा, कैसे? एक ऐसे रास्ते से जिसे इमीडिएट प्लेसमेंट कहा जाता है। उन्होंने स्वीकार किया कि वो जीवन में अकेलेपन से जूझ रहे थे, इसलिए उन्होंने एक नवजात का इंतजार करने के बजाय एक बड़े बच्चे को अपनाने का फैसला किया। इमीडिएट प्लेसमेंट, ये वो लिस्ट है ना जिसमें बड़े बच्चे होते हैं? हाँ, इसमें 12 से 17 साल के बड़े बच्चे होते हैं जिन्हें कोई गोद नहीं लेना चाहता, और ये लिस्ट हर हफ्ते अपडेट होती है। इस फैसले को समझने के लिए हमें थोड़ा भारतीय समाज के माइंडसेट का विश्लेषण करना होगा, जिसका जिक्र सोस में भी किया गया है। हाँ, वो कोरी स्लेट वाला माइंडसेट। बिल्कुल। हमारे समाज में आमतौर पर लोग अपना ही खून या फिर एक नवजात शिशु चाहते हैं, एक ब्लैंक स्लेट। इसके पीछे का मनोविज्ञान यह है कि वो उस बच्चे को पूरी तरह से अपने सांचे में ढालना चाहते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी आदतें बचपन से ही उसमें डालना चाहते हैं। हाँ, ताकि वो बिल्कुल उनके जैसा बन जाए। सही। एक 13 या 14 साल का बच्चा जो पहले से ही अपनी एक पहचान बना चुका है, उसे अपनाना एक बहुत बड़ा रिस्क माना जाता है। मैं यहाँ थोड़ा रुककर एक गंभीर सवाल उठाना चाहूंगी। जी। क्या ये सच में एक सिंगल फादर के लिए बहुत बड़ा जोखिम नहीं था? जोखिम तो है। मतलब एक 13-14 साल का बच्चा जिसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अनाथालयों में गुजारा हो, जिसका अपना एक अलग और शायद दर्दनाक पास्ट रहा हो, उसे सीधे घर ले आना, अगर वो एडजस्ट न कर पाए तो? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। सोर्स में आशीष ने खुद इस बात को माना है कि उनके मन में भी भारी डर था कि क्या वो कोई बड़ी गलती करने जा रहे हैं। डर तो लगेगा ही। लेकिन इमीडिएट प्लेसमेंट में जाने का मतलब ही है कि आप एक परिकलित जोखिम ले रहे हैं। जब हम उन 3 विकल्पों की बात करते हैं जो आशीष के सामने थे, तो उनका चुनाव और स्पष्ट हो जाता है। हाँ, उनके पास 3 विकल्प थे। पहला, एक पटना का बच्चा था, लेकिन उसकी रिपोर्ट में लिखा था कि वो भाग चुका था। वो एक स्पष्ट रेड फ्लैग था। भाग जाना उसी ट्रॉमा का संकेत है जिसका आप जिक्र कर रही थी। बिल्कुल। दूसरा विकल्प उड़ीसा के जुड़वा भाइयों का था, जो 12 और 17 साल के थे। वो पढ़ाई में तो तेज थे, लेकिन जुड़वा बच्चों की जिम्मेदारी एक अकेले इंसान के लिए दोगुनी हो जाती। हाँ, वो प्रैक्टिकल नहीं था। और तीसरा विकल्प था झारखंड के साहिबगंज का 12-13 साल का सोनू कुमार, जिसे अब हम आरव के नाम से जानते हैं। आशीष ने इसी सबसे कम उम्र वाले विकल्प को चुना। यहाँ आशीष का तर्क बहुत व्यवहारिक था। उन्होंने 12-13 साल की उम्र को इसलिए चुना क्योंकि ये वो दहलीज है जहाँ बच्चा टीनेज में कदम रख रहा होता है। बिल्कुल, मतलब उसमें बदलाव लाया जा सकता है। बिल्कुल। हाँ, एक तरह से 17-18 साल की उम्र तक उनके पास 4-5 साल का समय है जिसमें वो बच्चे को सही रास्ते पर ला सकते हैं। लेकिन असली जमीनी हकीकत तो तब सामने आई जब 4 मई को बच्चे को रिजर्व करने के बाद आशीष के पास 4 जून तक बच्चे को घर लाने की 30 दिन की एक कड़ी डेडलाइन थी। वो समय बहुत क्रूशल होता है। क्रूशल से भी ज्यादा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब उन्होंने पहली बार बच्चे को देखा तो उसकी शुरुआती हालत बहुत चौंकाने वाली थी। ऐसा क्या था? 13 साल का बच्चा, लेकिन उसका वजन
सिर्फ 30 किलो था। अरे बाप रे, सिर्फ 30 किलो? हाँ, और इतना ही नहीं, उसे टीबी डायग्नोज हो चुका था। उसके पैर में 7-8 महीने पुराना इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पाता था, बस लड़खड़ाता था। ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। दिन भर वो सिर्फ लेटा रहता था। ये किसी बच्चे को घर लाने की सामान्य स्थिति नहीं थी। इससे ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? ये व्यवस्था के दोहरे मापदंडों का। एक तरफ कारा संभावित माता पिता के घर, आय और चरित्र का एकदम माइक्रोस्कोप से ऑडिट करता है, और दूसरी तरफ अनाथालयों में बच्चों की यह हालत है। बिल्कुल। जिस सिस्टम का काम बच्चों की सुरक्षा करना है, वो एक बीमार, कुपोषित और टीबी से ग्रसित बच्चा एक आवेदक को सौंप रहा है। ये बहुत दुखद है। और यहीं पे ना, ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं रही, ये एक रेस्क्यू मिशन बन गया। सही कहा आपने, एक रेस्क्यू मिशन। पिता का कमिटमेंट देखिए। बच्चे की टीबी की दवा चल रही थी और एक प्रिवेंटिव उपाय के तौर पर आशीष ने खुद भी 3 महीने तक टीबी की दवा खाई। सच में ये बहुत बड़ी बात है। प्रिवेंटिव दवा खाना उस जिम्मेदारी का चरम है जो एक माता पिता उठा सकते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब कोई इंसान उस सिस्टम से बाहर आकर इंसानियत के स्तर पर काम करता है तो बदलाव कैसे आता है। और वो बदलाव आज दिखना है। सिर्फ 3 महीने बाद की स्थिति पता है क्या है? क्या रिकवरी हुई? बच्चा अब चल रहा है, साइकिल चला रहा है और घर के कामों में जैसे सफाई वगैरह में पूरी मदद कर रहा है। क्या बात है, ये तो एक चमत्कार जैसा है। हाँ, शारीरिक रिकवरी अद्भुत है, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जी। शारीरिक रिकवरी से आगे बढ़कर अगर हम उसके मानसिक विकास की बात करें तो वहाँ एक अलग ही संघर्ष है। पढ़ाई लिखाई की बात कर रही हैं आप? हाँ, मुझे इस बात पर बहुत हैरानी हुई कि बच्चा पढ़ाई में बेहद कमजोर है। 13 साल की उम्र में उसे अंग्रेजी की ABCD तक नहीं आती थी। ओ, बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ा। हाँ, और हिंदी के अक्षर जैसे भ या लड़ा लिखना या समझना उसे नहीं आता था। लेकिन क्या? लेकिन वो दुनियादारी और समझदारी में नंबर 1 है। अच्छा। हाँ, आशीष बताते हैं कि पिता की सुबह 4-5 बजे उठते ही वो भी उठ जाता है। वो कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करता और कोई डिमांड नहीं करता। ये एक बहुत गहरा पॉइंट है और इसे हमें एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखना चाहिए। कैसे? अनाथालयों के बच्चों में ना एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ जाता है, जिंदा रहने की प्रवृत्ति। बिल्कुल। एक बच्चा जिसने अपना बचपन सड़कों या संस्थाओं में बिताया हो, उसके लिए ABCD सीखना प्राथमिकता नहीं होती। सही बात है। उसकी प्राथमिकता होती है ये समझना कि कौन सा इंसान सुरक्षित है, माहौल कैसे बदल रहा है और खुद को कैसे बचाना है। हाँ, वो हालात से बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और सोर्स में जो एक बात आशीष ने कही है वो बहुत चुभने वाली है लेकिन सच है। उन्होंने इसकी तुलना सड़क के जानवरों से की है। अच्छा, कैसे? जैसे सड़क का कोई जानवर जब किसी परिवार में जाता है तो वो बहुत जल्दी उस माहौल में ढल जाता है ताकि उसे वापस ना निकाल दिया जाए। ओ, मतलब वो शिकायत इसलिए नहीं करता क्योंकि वो अपनी इस नई सुरक्षित जगह को खोना नहीं चाहता। बिल्कुल यही बात है। वो दुनियादारी की समझ उसकी हाइपर अडेप्टेबिलिटी का हिस्सा है। ये तो बहुत ही दिल छू लेने वाली बात है। लेकिन अगर हम फिर से उस सिस्टम की बात करें ना, तो एडॉप्शन होने के बाद भी ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ। हाँ, वो कागजी लड़ाइयाँ तो हमेशा चलती रहती हैं। सच में ये पोस्ट एडॉप्शन की कागजी लड़ाइयाँ एक अलग ही सिरदर्द हैं। सोनू से उसका नाम आरफ करना, आधार कार्ड अपडेट करना, फिर दिल्ली जाकर गैजेट पब्लिकेशन करवाना। और शायद जन्म प्रमाण पत्र में भी कोई दिक्कत थी ना? हाँ, एडॉप्शन ऑर्डर और अनाथालय से मिले जन्म प्रमाण पत्र में पूरे 2 साल का अंतर था। अरे यार, ये तो सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है। इस विसंगति को सुलझाना, पिता का नाम अपडेट करवाना, ये सब एक अंतहीन लड़ाई है। और साथ ही आरव का 6ठी क्लास में एडमिशन तो हो गया है, लेकिन उस भारी सिलेबस को पकड़ने के लिए आशीष रोज 1 घंटा खुद उसे पढ़ाते हैं। ये आसान नहीं है। एक तरफ दफ्तरों के चक्कर लगाना और दूसरी तरफ एक टीनेजर को ABCD से सिखाना। हमारा जो सिस्टम है ना, वो ऐसे अपवादों को हैंडल करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया। सही कहा। तो इस चर्चा को समेटते हुए मैं बस यही कहूंगी कि ये जानकारी उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कभी भी इस विषय पे सोचते हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमें ये बताती है कि सिर्फ एक अच्छा इरादा होना काफी नहीं है, आपको एक बहुत ही जटिल, बहुत ही रूखे सिस्टम से लड़ने का धैर्य भी चाहिए। ये कोई छोटी दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। हाँ, 1 घंटे रोज पढ़ाई करवाकर एक टीनेजर को सही रास्ते पर लाना सच में एक तपस्या है। और इसी तपस्या से जुड़ा एक बहुत ही उत्तेजक विचार मैं अंत में रखना चाहूंगा। हाँ, बताइए। हमने देखा कि आरव पढ़ाई में 0 था,
लेकिन दुनियादारी और समझदारी में वो सामान्य बच्चों से कहीं आगे है। बिल्कुल, बहुत आगे। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे समाज का जो सिस्टम है, चाहे वो शिक्षा हो या कागजी कार्रवाई, वो सिर्फ किताबी ज्ञान और एक सामान्य बचपन के सांचे पर बना है। उसी एक सांचे में सबको फिट करना चाहते हैं। सही। तो जब आरव जैसा कोई बच्चा जिसने अपना बचपन सिर्फ जिंदा रहने के अनुभव से सीखा हो, इस मेन स्ट्रीम सिस्टम से टकराता है, तो असल में कमजोर कौन साबित होता है? हाँ, बहुत गहरा सवाल है। क्या वो बच्चा कमजोर है या हमारा वो सिस्टम कमजोर है जो उस बच्चे के असली अनुभव और समझदारी को मापने का कोई पैमाना ही नहीं रखता? सच में ये हमें अपने बनाए हुए सिस्टम्स और पैमानों पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देता है। एक ऐसा बच्चा जो कागजों पर कमजोर है लेकिन जिंदगी की समझ में किसी भी सिस्टम से कहीं आगे है। हाँ। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। राइट। हमारे साथ इस विषय को समझने के लिए जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।